Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to start our next topic of NCERT series grade 12. तो आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ग्रेड 12 की NCERT का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है. पहले से ही आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो आप मार्क कर लीजिएगा. सभी बच्चे अपनी NCERT ओपन कर लीजिए, हाइलाइटर के साथ बैठना है. मैं बार बार कहती हूँ आपको अपनी NCERT के साथ बैठना है, प्लस हाइलाइटर आप साथ में ले लीजिएगा. कोई नोटबुक भी साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताती हूँ तो वो पॉइंट्स आपको लिखने पड़ सकते हैं. कभी कभी NCERT में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो फिर आपको नोटबुक भी यूज़ करनी पड़ सकती है. सो आवर टॉपिक इज़ द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक. हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पिस्टिल. व्हाट इज़ अ पिस्टिल? पिस्टिल इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट. मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम मीन्स, मेगा मीन्स लार्ज और स्पोरेंजियम मीन्स हाउस. ये एक लार्ज हाउस होता है जिसके अंदर क्या फॉर्म्ड होते हैं? एग. क्या फॉर्म्ड होते हैं? एग फॉर्म्ड होते हैं. एग्स फॉर्म्ड होते हैं. यही एग फॉर्म्ड होने के बाद क्या बनाता है? ओव्यूल बनाता है. ओव्यूल से फिर क्या बनती है? आपकी एम्ब्रियो सेक बनती है. क्या बनती है? एम्ब्रियो सेक बनती है. तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. पिस्टिल किसको कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम किसको कहते हैं, ओव्यूल किसको कहते हैं. एम्ब्रियो सेक जहाँ पर एम्ब्रियो बनती है, एम्ब्रियो सेक उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म्ड होगी. तो वो सारे फीचर्स आपको बताए जाएंगे. आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, क्या इनके अनदर नेम हो सकते हैं. देखिए, द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. हमने पहले ही बताया था गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों चीज़ें आपको बता रखी है पहले से ही. गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. गेट इट माई पॉइंट. गाइनोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है. यानी गाइनोशियम में वो सभी पार्ट्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं. ठीक है, गेट इट माई पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल. गाइनोशियम के अंदर क्या होता है? पिस्टिल होती है. क्या होती है? पिस्टिल. अब ये पिस्टिल क्या है? इसको हम मोनोकार्पेलरी कह सकते हैं. और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल. जिसके पास एक से ज़्यादा पिस्टिल होती है उसको मल्टीकार्पेलरी कहते हैं. जिसके पास एक पिस्टिल होती है उसको मोनोकार्पेलरी कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. बोर्ड CBSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है. CBSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है. मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी डिफरेंस दोनों में पूछा हुआ है. ठीक है, और आपको ये दिखाई दे रहा है ना, सिनकार्पस और एपोकार्पस. ये भी CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है. CBSE के पेपर में आया हुआ है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैंने पहले ही लिखा दिया, टॉपिक इज़ वेरी वेरी IMP. पहले से ही आप मेंशन कर लीजिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है. अटेंटिवनेस के साथ आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है. देखिए, जिस गाइनोशियम के पास एक पिस्टिल होती है उसको हम मोनोकार्पेलरी कहेंगे. जिसके पास दो पिस्टिल होती है उसको मल्टीकार्पेलरी कहेंगे. When there are more than one pistils may be fused together. यानी अगर किसी के फ्लावर के पास एक से अधिक पिस्टिल है और वो फ्यूज्ड है. फ्यूज का मतलब क्या होता है? फ्यूज का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? जो आपस में जुड़ी होती है. फ्यूज का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ है और आपस में इस तरीके से जॉइंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूज्ड पिस्टिल्स कहेंगे. और इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहेंगे? सिनकार्पस. तो कहीं पर भी अगर सिनकार्पस लिखी हुई है ना, तो आप बिल्कुल 1 मिनट में समझ जाइए. इट इज़ अ फ्लावर हैविंग लोड्स ऑफ पिस्टिल्स. लोड्स ऑफ पिस्टिल्स एंड पिस्टिल अरेंजमेंट इज फ्यूज्ड. यानी वो पिस्टिल्स क्या होंगी? आपस में अटैच्ड होंगी. ठीक है, और मे बी फ्री. अगर यही पिस्टिल्स बहुत सारी हैं लेकिन आपस में फ्री है, स्वतंत्र है ना, इस तरीके से अलग अलग है, अलग अलग पिस्टिल प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे एपोकार्पस. क्या कहेंगे? एपोकार्पस. तो बेटा ये
2023 के बोर्ड के पेपर में पूछा गया था, सिनकार्पस और एपोकार्पस में क्या डिफरेंस होता है, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। प्रत्येक पिस्टिल के पास कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? ईच पिस्टिल्स हैविंग 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा क्या क्या चीज़ होती है? स्टिग्मा होता है, और क्या होता है? स्टाइल होता है, और क्या होता है? ओवरी होता है। तो आपको बड़े अच्छे से भी ये समझ आ गया होगा कि पिस्टिल किसको कहते हैं। व्हाट इज़ पिस्टिल? व्हाट इज़ पिस्टिल? चलिए आपको बनाकर दिखाते हैं कि पिस्टिल किसको कहते हैं। आप क्या कीजिए, इस तरीके की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में अभी मेरे साथ साथ आप ड्रॉ कीजिए। साथ साथ ड्रॉ करनी है, बिल्कुल अभी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया। आप यहाँ पर मेंशन कीजिए स्टिग्मा। क्या मेंशन करेंगे? स्टिग्मा। यहाँ पर आप मेंशन कीजिए स्टाइल, स्टाइल। और यहाँ पर आप मेंशन कीजिए ओवरी। क्या मेंशन कीजिएगा? ओवरी। और इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? पिस्टिल। क्या लिखना है? पिस्टिल, पिस्टिल। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल्स हैविंग 3 पार्ट्स। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? स्टिग्मा। व्हाट इज सेकेंड पार्ट? स्टाइल। व्हाट इज थर्ड पार्ट? ओवरी। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स में आपकी ओवरी आती है, दूसरे पार्ट में आपका स्टाइल आता है, और तीसरे पार्ट में आपका स्टिग्मा आता है। तो होता क्या है? क्या होता है? यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ जाते हैं, और पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री लेती है स्टाइल के थ्रू। तो स्टाइल क्या है? एक, जैसे कहते हैं ना कि हमें फॉर एग्जांपल अगर आपको देहरादून से आपको ऋषिकेश जाना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको ट्रैवल करना होगा। और ट्रैवल आप कहाँ से करेंगे? रोड से ट्रैवल करेंगे। किससे ट्रैवल करेंगे? रोड से। अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए क्या करेंगे? रोड से ट्रैवल करेंगे। तो पॉलन ग्रेन की ट्यूब को ओवरी तक आने के लिए, जब ओव्यूल के अंदर एंट्री लेनी होती है ना, तो उसको ट्रैवल करना पड़ता है। उसको ओव्यूल तक आने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। किसको? पॉलन ट्यूब को। और पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है? मेल। उसके अंदर क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर? मेल गैमीट्स होते हैं। तो चीज़ों को समझते हुए चलना है। कोई भी टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं है जो क्लियर नहीं होगी। चीज़ों को समझते हुए और ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे तो हमें एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर बायोलॉजी कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको समझ आ गया व्हाट इज़ अ पिस्टिल। पिस्टिल इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यानी गाइनोशियम को हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। गाइनोशियम का ही दूसरा नाम क्या है? पिस्टिल कहते हैं। अब ये पिस्टिल अगर किसी के अंदर एक हो, किसी फ्लावर में एक ही पिस्टिल हो सकता है, यानी एक ही ओवरी हो सकती है, एक ही स्टिग्मा हो सकता है, और एक ही स्टाइल हो सकता है। स्टिग्मा भी क्या होगा? 1 होगा। स्टाइल भी क्या होगा? 1 होगा। ओवरी भी क्या होगी? 1 होगी। तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे मोनोकार्पलरी। लेकिन अगर कोई फ्लावर ऐसा है कि उस फ्लावर के अंदर क्या है? उस फ्लावर में मान लीजिए स्टिग्मा भी मैनी है, मैनी स्टिग्मा। क्या है? मैनी स्टिग्मा। स्टाइल कितने हैं? मैनी, राइट। और ओवरी कितनी है? मैनी। तो उस फ्लावर को हम क्या कह सकते हैं? मल्टी कार्पलरी। क्या कह सकते हैं? एक टर्मिनोलॉजी में हम उसको लिख सकते हैं दिस फ्लावर इज अ मल्टी कार्पलरी फ्लावर, यानी उसमें मल्टी कार्पल्स हैं, इसलिए वो क्या है? मल्टी कार्पलरी फ्लावर है। क्लियर हो गई यहाँ तक सारी बातें? चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाइए आप। ईच पिस्टिल 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। भाई आप स्टिग्मा बनाइए दोबारा से, स्टाइल भी ड्रॉ कीजिए और इसके अंदर ओवरी भी बनाइए। देखिए आप कभी एरोप्लेन में बैठे हैं कभी एरोप्लेन में? तो आप कहाँ जाते हैं? एरोप्लेन में बैठने के लिए आप कहाँ जाते हैं? भाई जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करता है आप वहीं जाते हो ना, जहाँ से उड़ेगा, जहाँ आके रुकेगा, राइट। तो स्टिग्मा भी बिल्कुल एक वैसा ही प्लेस है। आप मान सकते हैं इसको प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन आकर यहाँ बैठ जाते हैं, है ना।
क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे एरोप्लेन लैंड करता है लैंडिंग प्लेस पर, उसी तरीके से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर क्या करते हैं, लैंड कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्लियर बात हो गई, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, क्लियर होने चाहिए, बोर नहीं होना है, सोना नहीं है, जागते हुए पढ़ना है, क्योंकि ये सपना जागते हुए देखना है आपको, ठीक है। क्या क्या सपना दिखाया था आपको, आपका सपना क्या है, 360 आउट ऑफ 360। आप सभी ने टाइम टेबल बना के वॉल पे लगाया कि नहीं लगाया, आपने ये अपने एम को वॉल पे पेस्ट किया कि नहीं, सुबह शाम दोपहर इवनिंग में दिन में काफ़ी बार आपको इसे देखना है। आई वॉन्ट टू गेट 360 आउट ऑफ 360। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली आप सोएंगे नहीं पढ़ते टाइम, ठीक है। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड, स्टाइल क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा के नीचे होता है, स्टिग्मा के नीचे ही तो होता है ये स्टाइल, और इलोंगेटेड का मतलब लंबा होता है, राइट। बीनीथ मतलब नीचे होता है, ये स्टिग्मा है, राइट, और ये क्या है, स्टाइल है, तो स्टिग्मा के नीचे ही तो स्टाइल है। द बेसल बल्क्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी, यानी बेसल पार्ट यानी जो आधार पे होता है, और बल्क मतलब फूला हुआ, बल्क मतलब फूला हुआ जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, कैविटी के अंदर क्या होता है, कैविटी के अंदर क्या होता है, ये बात तो आप सभी जानते हैं, कैविटी के अंदर क्या होता है, जो ओवरी की कैविटी है उस कैविटी के अंदर ही होता है ओव्यूल। चलिए दूसरा कलर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्या होता है इसके अंदर, ओव्यूल होता है। ओव्यूल को हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। पॉइंट्स हो गए क्लियर यहाँ तक। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होती है, आपको ये भी समझ आ गया कि प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। आज तक आपने पढ़ा होगा कि जो प्लेसेंटा होती है प्लेसेंटा फीमेल में होती है, आपने यही पढ़ा आज तक, प्लेसेंटा फीमेल में होती है, नहीं भाई। आज आप देख लीजिएगा, आपको समझ भी आ जाएगा, प्लेसेंटा फ्लावर में भी होती है। कहाँ होती है, ओवेरियन कैविटी में होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। तो जिन लोगों को भ्रम है ना कि प्लेसेंटा सिर्फ फीमेल्स में होती है ना, ऐसा नहीं है, प्लेसेंटा फ्लावर में भी होती है, क्योंकि जिस तरीके से फीमेल बर्थ करती है वैसे ही एक फ्लावर भी बर्थ करता है। फ्लावर भी किसको बर्थ करता है, सबसे पहले फ्रूट्स को बनाएगा, और फ्रूट्स किसको बर्थ करेगा, सीड्स को। तो सीड्स आप एक तरीके से बर्थ ही समझ सकते हैं। जो प्लांट है, प्लांट अपनी पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करेगा, सीड को फॉर्म्ड करके। जैसे कि आप सीड को सॉइल के अंदर क्या कराएंगे, जर्मिनेशन कराएंगे सीड का सॉइल के अंदर, तो वो जर्मिनेट हो जाएगा और एक न्यू प्लांट को बना देगा। क्लियर, गेट इट माई पॉइंट, सब चीज़ें क्लियर है, डाउट तो मैं कुछ छोड़ने ही नहीं वाली हूँ। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड inside the ovarian cavity. Recall the definitions and types of placentation that you studied in your NCERT. तो आपको क्या करना है, रिकॉल करनी है, डेफिनेशन बनानी है किसकी, प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन क्या होती है, आपको एक डिफाइन उसकी लिखनी है। तो सबसे पहले आप चीज़ों को समझते हुए चलिए। एक बार इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, रिवीजन लगाइए। हमने कहाँ से शुरू किया था लेक्चर शुरू किया हमने पिस्टिल से। पिस्टिल में हमने क्या देखा कि भाई पिस्टिल मोनोकार्पेलरी होती है और मल्टीकार्पेलरी होती है। मोनोकार्पेलरी पिस्टिल किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही पिस्टिल है। अब ये पिस्टिल क्या है, पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जिसमें भी है उसको पिस्टिल कहते हैं। तो जिस फ्लावर के अंदर एक पिस्टिल है उसको मोनोकार्पेलरी, जिसके अंदर दो या दो से अधिक है उसको मल्टीकार्पेलरी कहते हैं। बेटा 2 वाले को कहते हैं बाइकार्पेलरी, जिसके अंदर 2 पिस्टिल है, बाइकार्पेलरी। अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको मल्टीकार्पेलरी कहेंगे। फिर आपके सामने टर्मिनोलॉजी आई है सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस में क्या है कि जो पिस्टिल्स है ना, अगर वो 2 से ज़्यादा हैं और आपस में फ्यूज्ड हैं, मिली हुई हैं आपस में, इस तरीके से करके मिली हुई हैं, आपस में मिली हुई हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस कहेंगे। लेकिन पिस्टिल्स अगर 2 से ज़्यादा हैं और फ्री हैं, फ्री मतलब इस तरीके से फ्री हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे। उसके बाद हमने बताया पिस्टिल्स में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ओवरी होती है। फिर हमने आपको बताया स्टिग्मा का क्या रोल है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेस होता है, जैसे हवाई जहाज ठहरता है ना, उसी तरीके से
स्टिग्मा पर आकर कौन ठहरता है? पोलन ग्रेन। फिर उसके बाद आपकी एक और टर्मिनोलॉजी आई थी, कौन सी टर्मिनोलॉजी? स्टाइल। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड है। ये एक रोड की तरह होता है। जैसे हम रोड पर अपनी डेस्टिनेशन को कवर करते हैं कि अगर हमें देहरादून से दिल्ली जाना है, या दिल्ली से हमें गाजियाबाद जाना है, या गाजियाबाद से हमें मुरादनगर जाना है, मुरादाबाद जाना है, तो हमें क्या करना होगा? ट्रैवल करना होगा। तो पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब है वो ट्रैवल करती है स्टाइल के थ्रू। स्टाइल के थ्रू क्या करती है? ट्रैवल करती है। गेट इट माई पॉइंट। उसके बाद ओवरी आ गई। ओवरी क्या है? ओवरी के अंदर क्या होती है? ओवेरियन कैविटी होती है। ओवेरियन कैविटी में क्या होता है? ओव्यूल होता है। और ओवेरियन कैविटी में क्या होती है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। गेट इट माई पॉइंट। ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट विल बी क्लियर। तो सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे जैसे ही आप प्रॉपर वे में रीडिंग करेंगे। लेक्चर को सेकंड टाइम जरूर देखिएगा। पहली बार पढ़ने में क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स अधूरे रह जाते हैं, तो आप सेकंड टाइम भी चलाकर उसको पढ़ सकते हैं। देखिए ये क्या बना हुआ है? थैलेमस। थैलेमस कहाँ अटैच होता है? हमने बताया था ना, कहाँ अटैच होता है? जो फ्लावर का बेसल पार्ट्स होता है उसमें अटैच होता है। उसके बाद ओवरी होती है। ओवरी के बाद क्या होता है? स्टाइल होता है। स्टाइल के बाद क्या होता है? स्टिग्मा होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टिग्मा कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? कई सारे स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? स्टाइल कितना दिखाई दिया? एक। ओवरी कितनी दिखाई दी? एक। तो आपको ये जो स्टिग्मा दिखाई गए हैं ना, ये एग्जाम्पल दिया गया हिबिस्कस फ्लावर का। और हिबिस्कस जो फ्लावर है उसमें जो पिस्टिल है, पिस्टिल आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल, अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। सारे फ्लोरल पार्ट्स को रिमूव्ड करने के बाद सिर्फ आपको पिस्टिल दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? पिस्टिल। सेकेंड स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या बताया गया? मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी है ये। सिनकार्पस है। सिनकार्पस क्यों है? क्योंकि सारी जो स्टिग्मा है वो क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा ये किस में मिलती है? पापावर में मिलती है। अब मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस है। एपोकार्पस हैं। एपोकार्पस में क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। मिशेलिया में पाई जाती है। उसके बाद आप देखिए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो सब चीज़ों को तो आप बाद में ही समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये स्ट्रक्चर देखिएगा। देखिए आपको स्टिग्मा दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? कितने स्टिग्मा आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं? 5 स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं। स्टाइल कितना है? 1। ओवरी कितनी है? 1 ओवरी है। गेट इट माई पॉइंट। तो इसके अंदर जो पिस्टिल है, आप पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं। अब 3 पार्ट्स में आप यहाँ ओवरी तो 3 नहीं देख रहे हैं, ओवरी तो आप एक ही देख रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? मोनोकार्पलरी। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बी में मल्टी कार्पलरी। तो मल्टी कार्पलरी में स्टिग्मा भी काफ़ी सारे हैं और ओवरी भी आपस में अटैच हो गई है। तो तभी तो एक बल्क स्ट्रक्चर बन गई है, ये वाली बल्क स्ट्रक्चर बन गई है। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं? मल्टी कार्पलरी देख सकते हैं। सी भी मल्टी कार्पलरी है, इसमें भी मल्टी कार्पल्स हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको? दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? उसके बाद आप स्ट्रक्चर को देखिए। जो स्ट्रक्चर है, चलिए थोड़ा सा जूम करके आप स्ट्रक्चर को देखिएगा। बेटा अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनवाई थी। स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बनवाया था कि ये जो स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा के नीचे इस तरीके की ओवरी होती है और ओवरी के अंदर मैंने आपको ओव्यूल बनाकर दिखाया था। यही ओव्यूल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो है ना वो ये है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। आप ध्यान से समझ लीजिए। तो जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल की, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किसका क्या फंक्शन होता है वो आपको भी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए दिस इज अ एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल है ये? एनाट्रोपस ओव्यूल है। कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल। तो इसमें क्या एक ऑर्गन का नाम लिखा हुआ है? हाइलम। क्या लिखा हुआ है? हाइलम। दूसरा क्या लिखा हुआ है? फ्यूनिकल। क्या लिखा हुआ है? फ्यूनिकल। हाइलम और जो फ्यूनिकल होते हैं गैस एक्सचेंजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं।
गैस एक्सचेंजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देन आप देखिएगा माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एंड से जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब एंट्री लेती है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर एंट्री लेते हैं। माइक्रोपाइलर एंड से जो पोलन ट्यूब है वो एंट्री लेती है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। फिर आप देखिएगा माइक्रोपाइलर पोल होती है, माइक्रोपाइलर पोल होती है। आउटर इंटेग्यूमेंट होता है। आउटर इंटेग्यूमेंट क्या करता है, सपोर्ट करता है ना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराता है। इनर इंटेग्यूमेंट क्या करता है, इनर इंटेग्यूमेंट भी सपोर्ट करता है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक को प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन। न्यूक्लियस क्या कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको, एम्ब्रियो सैक को। अब ये क्या हो गई आपकी एम्ब्रियो सैक, ये क्या हो गई एम्ब्रियो सैक। और ये पोल जो होती है ये होती है चालाजल पोल। कौन सी पोल होती है, चालाजल पोल। आई होप आपको एनाट्रोपस ओव्यूल अच्छे से समझ आया होगा कि ये पूरे एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक बार फिर से आप रिमाइंड कर लीजिए। ओव्यूल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे जो पहला इसके अंदर पार्ट होता है वो होता है हाइलम, दूसरा पार्ट होता है फ्यूनिकल, तीसरा पार्ट होता है माइक्रोपाइल, चौथा पार्ट होता है माइक्रोपाइलर पोल और फिफ्थ पार्ट होता है आउटर इंटेग्यूमेंट, सिक्स्थ पार्ट होता है इनर इंटेग्यूमेंट, सेवेंथ पार्ट होता है न्यूक्लियस, 8 पार्ट होता है एम्ब्रियो सैक और 9 पार्ट होता है चालाजल पोल। तो आपको एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर 9 पार्ट्स को लर्न करना है। लर्न करने की आप कोई एक सिंपल अपनी न्यूमोनिक ट्रिक भी बना सकते हैं। न्यूमोनिक ट्रिक बनाना बहुत आसान होता है, तो उसको आप कैसे बना सकते हैं, आप उसे कैसे बना सकते हैं। आप मान लीजिए हीलू कोई आपकी फ्रेंड है, हीलू आपकी फ्रेंड है। हीलू फैन लेकर हीलू फैन लेकर माइक्रो आउट हो गई। हीलू फैन लेकर माइक्रो आउट हो गई। हीलू फैन लेकर माइक्रो आउट हो गई। आउट होने पर इनर आई न्यूक्लियस को ले गई, एम्ब्रियो सैक के साथ चालाजा पर चली गई, एम्ब्रियो सैक के साथ चालाजा पर चली गई। तो आप कोई भी एक ट्रिक बना सकते हैं इसको लर्न करने की। आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्रिक बना सकते हैं, वरना जो हमने बताई है आप इस ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। चीज़ों को लर्न करना, समझ आना बड़ी बात होती है। बार बार रिविज़न से आपको लर्न होगा। कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से लर्न नहीं होती है, पढ़ने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं और एफर्ट्स आपको बार बार रिवीजन में डालने पड़ेंगे। बार बार रिवाइज कीजिए चीज़ों को, क्योंकि एक एक टर्मिनोलॉजी से नीट में आए हुए मैं आपको कितने क्वेश्चन दिखा दूंगी। एक एक टर्मिनोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि चैप्टर पूरा होते ही जैसे ही मैं आपके पास नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगी तो आप देखकर शॉक्ड हो जाएंगे कि इस वर्ड से इतना टफ क्वेश्चन बन सकता है, इस वर्ड से इतना इजी क्वेश्चन बन सकता है, इस वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो बहुत इजी है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ एनसीईआरटी के लाइनों को बड़े ध्यान से पढ़िए, कोई भी टर्मिनोलॉजी मिस नहीं करनी। इसलिए मैं हर एक टर्मिनोलॉजी का आपको मीनिंग बताकर चल रही हूँ ताकि मेरे बच्चों के लिए ईजी हो जाए लर्न करना। तो चीज़ों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कोल्ड ओव्यूल्स। यानी जो प्लेसेंटेशन है और जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या है, एक मेगास्पोरेंजिया है जिसको हम ओव्यूल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओव्यूल्स कह सकते हैं। तो अराइज करता है किस, प्लेसेंटा से अराइज होने वाले क्या है, मेगास्पोरेंजिया, जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। अब सबसे पहले तो आप इसे ओव्यूल्स को ही समझिए, ये ओव्यूल्स होता क्या है। देखिए हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेग्यूमेंट, चालाजा, वो सब यहाँ आने वाली है। हर एक एक टर्मिनोलॉजी से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं और नीट में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जब मैं लेकर आऊँगी आप सरप्राइज हो जाएंगे और शॉक्ड हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक बार दोबारा से लिख लीजिए, वेरी वेरी IMP। यहीं पर आप मेंशन कीजिए, इसको यहीं पर मेंशन कीजिए और बॉक्स बना लीजिए यहाँ पर इस तरीके का। ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने इससे पहले पढ़ाया और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो। देखिए, चीज़ों को समझते हुए चलना है। देन सबसे पहले मैं क्या कह रही थी, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या होता है बेटा, आपने कच्चा आम खाया है? हाँ, यही अच्छी बात है। कच्चा आम खाया है किसी ने? इसी से आपको समझ आएगा। कच्चा आम, और आपने पका हुआ आम भी खाया होगा, डेफिनेटली खाया होगा। पका आम डेफिनेटली खाया होगा, सभी ने खाया है, ऐसा कोई नहीं है जिसने आम नहीं खाया होगा। कच्चे आम में और पके आम में क्या डिफरेंस है भाई? कच्चा आम खट्टा होता है, कच्चा आम हरा होता है, पका आम पीला होता है, पका आम मीठा होता है। दूसरी मेन बात क्या है, कच्चे आम में जो बीज निकलता है ना, अगर आप उसे मिट्टी में डालोगे ना तो उससे प्लांट नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं था। लेकिन पके हुए आम का सीड अगर आप मिट्टी में लगा दोगे ना तो उसमें से प्लांट निकल जाएगा। क्यों प्लांट निकल जाएगा? सीड जर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैच्योर सीड था। बेटा, इमैच्योर सीड को ही ओव्यूल्स कहते हैं। यानी इमैच्योर सीड क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है। मैच्योर सीड क्या कहलाता है? मैच्योर सीड क्या कहलाता है भाई? सीड कहलाता है। जैसे ही ओव्यूल मैच्योर होता है फिर हम उसको क्या कहेंगे? सीड कहेंगे। मैच्योर ओव्यूल सीड कहलाता है। क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। और इमैच्योर सीड ओव्यूल कहलाता है। दोनों की डिफाइन क्लियर है? इमैच्योर सीड ओव्यूल कहलाता है, मैच्योर ओव्यूल सीड कहलाता है। गेट इट माई पॉइंट? चलिए, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन टू मैनी। यानी किसी भी ओवरी में, अगर ये ओवरी है ना तो इसमें ओव्यूल एक भी हो सकता है, और अगर ये ओवरी है तो इसमें ओव्यूल कई सारे भी हो सकते हैं। कई सारे भी ओव्यूल हो सकते हैं। आपने नींबू खाया है, नींबू में बहुत सारे बीज होते हैं। आपने आम भी खाया है, आम में एक ही बीज होता है, जबकि नींबू में बहुत सारे होते हैं। संतरे में भी बहुत सारे होते हैं। अगर आप सेब खाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे होते हैं। डिपेंड करता है प्लांट स्पीशीज़ पर। किस पे डिपेंड करेगा? प्लांट स्पीशीज़ पर डिपेंड करेगा। तो जिसमें एक ओव्यूल होता है वो क्या होता है? व्हीट। यानी जब आप गेहूं की बाली को तोड़ते हैं तो एक ओवरी से सिर्फ एक ही सीड निकलता है। मैंगो में भी एक ही, पैडी यानी चावल में भी एक ही, बट पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स जो होते हैं उसमें काफ़ी सीड्स निकलते हैं एक ही ओवरी में से। गेट इट माई पॉइंट? अब आप आ जाइए द मेगा स्पोरेंजियम। सबसे पहले आप इस पर बना लीजिए बॉक्स। आप इस पर बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। मेगा स्पोरेंजियम को क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। चलिए, let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule। यानी चलो हम कोशिश करते हैं समझने की एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर। ओव्यूल क्या होती है बेटा? ओव्यूल क्या है? स्मॉल स्ट्रक्चर है। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से अटैच होता है। बाय मीन्स ऑफ अ स्टोक कॉल्ड फ्यूनिकल। यानी प्लेसेंटा से अटैच रहता है, जिसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। यानी जो ओव्यूल है, ये ओवरी हो गई आपकी। क्या हो गई? ओवरी। इसमें ओव्यूल है ना? तो ओव्यूल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा मीन्स ऑफ अ स्टोक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होती है? प्लेसेंटा होती है। क्या होती है? प्लेसेंटा। तभी तो इसको क्या कह रहे हैं? फ्यूनिकल कहा था। अभी मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई तो उसको क्या कहा था? फ्यूनिकल। और जो ओव्यूल अटैच है ओवरी से, वो किसके थ्रू अटैच है? फ्यूनिकल के थ्रू। और यहीं पर क्या प्रेजेंट होती है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कोल्ड हाइलम। यानी ओव्यूल की बॉडी फ्यूज होती है। फ्यूज का मतलब क्या होती है? जुड़ जाती है विथ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से, और उस रीजन को हाइलम कहते हैं। उस रीजन को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। यहाँ से रीजन असर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आता, क्योंकि फ्यूनिकल और हाइलम में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। तो चीज़ों को समझते हुए चलना है आपको, चीज़ों को छोड़ते हुए नहीं चलना है। तो फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल एक वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है, बट हाइलम एक वो स्ट्रक्चर है जब ओव्यूल फ्यूज होता है फ्यूनिकल से।
जैसे ही ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ेगा, उसके साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज का मतलब होता है बेटा जुड़ने से, तब उसको हम हाइलम कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइलम। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम क्या है? एक जंक्शन है, किसके बीच में? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। जबकि फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल भी एक जंक्शन ही है, किसके बीच में? ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में। ठीक है, गेट इन माई पॉइंट। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। ओव्यूल्स के पास क्या होते हैं? एनवलप होते हैं। अभी आपको दिखाए थे ना मैंने, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, तो ये क्या होते हैं? एनवलप होते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, इंसर्किल करके रखते हैं। न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल, कॉल्ड द माइक्रोपाइल। तो इंटेग्यूमेंट इंसर्किल द न्यूसिलस, किसको इंसर्किल करता है? न्यूसिलस को। लेकिन किसको सर्किल नहीं करता? एक्सेप्ट एट द टिप वेयर माइक्रोपाइल ओपनिंग। तो जहां पर माइक्रोपाइल होती है वहां पर न्यूसिलस नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट डायरेक्शन में चालाजल पोल होती है। क्या होती है? चालाजल पोल होती है। तो आपको चालाजल पोल और माइक्रोपाइलर एंड में कैसे डिफरेंस करना है? माइक्रोपाइलर एंड से हमेशा पोलन ट्यूब एंट्री लेती है और चालाजल पोल से पोलन ट्यूब कभी एंट्री नहीं लेती है, क्योंकि वहां पर सेल्स प्रेजेंट होती है रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। चालाजा क्या होती है? बेसल पार्ट होती है, किसका? ओव्यूल का। एनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज मास ऑफ द सेल्स कॉल्ड द न्यूसिलस। फिर क्या होता है? इंटेग्यूमेंट्स इनक्लोज करके रखता है, वहाँ पर बहुत सारा मास होता है सेल्स का। इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, काफ़ी सारी इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। चलिए आपको एक बार दिखाई देती हूँ मैं। यहाँ हमने दिखाया था ना, ये न्यूसिलस दिखाया था आपको, ये न्यूसिलस, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर क्या होती है? न्यूसिलस में इस तरीके की सेल्स होती है, मास होता है सेल्स का। और ये सेल्स का मास क्या करता है? सेल्स का मास मैंने आपको पहले ही बताया था, नरिशमेंट में पार्टिसिपेट करता है। जो एम्ब्रियोसेक है ना, उससे नरिशमेंट लेती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल्स। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूसिलस में। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि वहाँ पर मास ऑफ सेल्स है। गेट इन माई पॉइंट। लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज द एम्ब्रियोसेक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड इन द न्यूसिलस इन द एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो न्यूसिलस लोकेट होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगा स्पोर। यानी ओव्यूल के पास क्या होती है? एक एम्ब्रियो सेक होती है, जो कि कहाँ किससे बनती है? मेगा स्पोर से। सॉरी, फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगा स्पोर। किससे बनेगी? मेगा स्पोर से बनेगी। देखिए अभी आपको क्या पढ़नी है? जैसे आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, कि भाई माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, पोलन ग्रेन कैसे बनता है, वैसे ही आपको क्या पढ़ना है? मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़नी है कि मेगास्पोर कैसे बनना है। तो मेगास्पोर जहाँ बनेगा, जिस तरीके से बनेगा, वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि नहीं समझ आनी चाहिए? तो वो चीज़ें समझने के लिए क्या होगा? आपको डिटेल में एनसीईआरटी पढ़नी होगी। कैसे एनसीईआरटी पढ़नी होगी? डिटेल में पढ़नी होगी। देखिए, what is megasporogenesis? The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. यानी क्या है? It is a process by which megaspore is formed. यानी ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या बनता है? एग बनता है। क्या बनता है बेटा? एग बनता है। किससे बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से। MMC बोल सकते हैं। मेगा, M for मेगा, M for mother, C for cell, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, MMC हम यहाँ बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो व्हाट इज अ MMC? मेगा स्पोर मदर सेल। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल किससे डिफरेंशिएट होता है? मेगास्पोर मदर सेल से। इन द माइक्रोपाइलर रीजन, इन द माइक्रोपाइलर रीजन। कहाँ पर? माइक्रोपाइलर रीजन पर। चलिए चीज़ों को देखिए। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हम आपको बड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। देखिए सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को देखिए। ऑफ अ न्यूसिलस,
इट इज़ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, यानी जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है माइक्रोपाइलर एंड पर, ये एक लार्ज सेल्स होती है जो कि डेंस साइटोप्लाज्म को रखती है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसके पास क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस, मियोसिस में जाएगी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस, यानी क्या इंपॉर्टेंस होती है एमएमसी की, जब भाई एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस को करेगी तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शंस ऑफ 4 मेगास्पोर, यहाँ से क्या बनाएगा, 4 मेगास्पोर बनाएगा। लेकिन 4 मेगास्पोर में से मैं आपको बता दूँ 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है। एक ही क्या रहता है, फंक्शनल रहता है। एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है जिसके अंदर फंक्शनिंग चलती है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो उससे पहले आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि भाई मेगास्पोर सेल कैसे बनी, मेगास्पोर कैसे बना, साथ ही साथ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ देखनी है। इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल अदर 3 डीजनरेट्स, 3 डीजनरेट्स होते हैं। तो ये नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर कोई पोलन ग्रेन मदर सेल्स है पीएमसी, इसमें मियोटिक डिवीजन चल रहा है, मान लीजिए आप 50 सेल है, और चलिए दोबारा से ही देखते हैं, आपको बड़े अच्छे डिफ्रेंसिएशन में हम समझा दे रहे हैं। एक तो आपकी सेल है, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी में भी आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई आपके पास एक तो पीएमसी है, पोलन ग्रेन मदर सेल, और एक आपके पास एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल। आप इसकी 50 सेल्स ले लीजिए और आप इसकी भी 50 सेल ले लीजिए। तो अब ये बताइए कि पीएमसी आपके पास 50 थी, हाउ मेनी पोलन ग्रेन विल फॉर्म्ड, हाउ मेनी पोलन ग्रेन विल फॉर्म्ड। आपको मैंने क्या बताया था, पोलन ग्रेन मदर सेल्स में क्या बताया था, एक सेल 4 सेल को बनाती है। तो अगर एक सेल से 4 बनते हैं, 1 × 4 = 4, कितना होगा, 4 होगा। जैसे ही हम 50 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना होगा, 50 के मल्टीप्लाई 4 से करने पर क्या होगा, देखिए 50 × 4 = 5 4 = 20 और 1 0 को आप ऐड कर दीजिए, 200 पोलन ग्रेन यहाँ पर फॉर्म्ड होंगे, क्योंकि चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, वो चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, इसलिए यहाँ पर 200 बने। लेकिन अभी मैंने आपको एक बात बताई कि मेगास्पोर मदर सेल्स में बनते तो 4 ही हैं, यहाँ पर म्योटिक डिवीजन ही होता है, 1 से 4 ही बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा, 4 ही बनते हैं, लेकिन फंक्शनल कितना रहता है, 1 रहता है। तो फिर इसका तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो ना, 50 × 1, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा हाउ मेनी एग विल बी फॉर्म्ड बाय 50 एमएमसी, हाउ मेनी एग, सो हाउ मेनी 50 एग्स विल बी फॉर्म्ड ओनली, हाउ मेनी एग्स, 50 एग्स, कितने एग्स फॉर्म्स होंगे, 50 एग फॉर्म्ड होंगे। तो हमने आपको क्या बताया, मेगास्पोर मदर सेल से अगर 50 सेल्स हैं तो 50 ही एग बनेंगे, लेकिन अगर पोलन मदर सेल्स आपको दे रखी है, पोलन ग्रेन मदर सेल्स दे रखी है, अगर 50 है तो आप उसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, क्योंकि एक से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, तो 50 से कितने बनेंगे, 200 बनेंगे। अगर यहीं पर ये 100 होता तो 100 से कितने बनते, 400 बनते। अगर यहाँ पर ये 20 होता तो 20 से कितने बनते, 20 से, आपको पता है ना, 20 से बनना चाहिए था 80। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, बातों को ध्यान में रखना है, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्वेश्चन लगा पाएँ, उस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए और क्या दे रखा है, चीज़ों को देखिए कि भाई 3 डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर रहा, डेवलप्स इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट, यही एक मेगास्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक कहेंगे। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशंस फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसी को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। जब एक फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है तो इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। What will be the ploidy of the cells of the nucleus MMC, यानी क्या प्लोइडी होगी, प्लोइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम्स नंबर्स, भाई ऐड होंगे, डिक्रीज होंगे, क्या होगा, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फंक्शनल मेगास्पोर की जो प्लोइडी होती है
वो क्या होगी, और मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, वो भी आपको मैं बड़े डिटेल में बताऊंगी। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डरना और घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम इन डायग्राम्स को बड़े अच्छे से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला काम बायोलॉजी के स्टूडेंट को डायग्राम्स को समझना होता है। डायग्राम में कभी बोर नहीं होना होता है। जितने भी फिगर्स दे रखी हैं आपको, सारी फिगर्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको लेनी है फिगर नंबर 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रोपाइलर एंड है, न्यूसिलस है। न्यूसिलस है बेटा, ये न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस और न्यूसिलस में डिफरेंस होता है। न्यूसिलस मास ऑफ सेल्स को कहते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, किसको, ओव्यूल को, एम्ब्रियो सेल को, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस उसको कहते हैं जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है या पेरिफेरी रीजन पर प्रेजेंट होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल कौन से वाली है, ये वाली, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये मेगास्पोर मदर सेल है। अब मेगास्पोर मदर सेल्स ने क्या किया, देखिए इस स्टेप के बाद ये डायरेक्टली यहाँ पहुँच गए। इस स्टेप को के बाद डायरेक्टली हम स्टेप सेकंड में पहुंच गए। सबसे पहले भाई कोई स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा। आप लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में साथ के साथ लिखते चलेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, माइक्रोपाइलर एंड में तो कोई चेंज नहीं होगा, ना ही न्यूक्लियस में कोई चेंज होगा। मेगास्पोर सेल ने क्या किया, खुद को डिवाइड किया। एक सेल्स आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें भी आप एक न्यूक्लियस देख सकते हैं, ये वाला, और दूसरी सेल्स आप नीचे देख सकते हैं, इसमें भी आप ये वाला न्यूक्लियस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो यानी सेल के अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन, जिसको मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। मियोसिस हुआ, एक सेल से 2 सेल बन गई, किसकी, मेगास्पोर मदर सेल की। मेगास्पोर मदर सेल से अब यहाँ पर क्या टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, मेगास्पोर डायड। डायड मतलब 2, मेगास्पोर डायड बन गए, एक ही सेल से 2 बन गई। अभी हमारे पास क्या आया, स्टेप नंबर, चलिए आप यहाँ लिख लीजिए, स्टेप नंबर सेकेंड। अब हम सेकेंड स्टेप में पहुंच गए। सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं एक सेल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक यहाँ दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। यानी आपको 4 दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेगास्पोर टेट्रेट। क्या लिखा हुआ है, मेगास्पोर टेट्रेट। यानी एक ही मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर टेट्रेट बन गए। और माइक्रोपाइलर एंड उसने तो कुछ नहीं किया। न्यूसिलस भी क्या है, एज इट इज़ है। माइक्रोपाइलर एंड भी एज इट इज़ है, न्यूसिलस भी एज इट इज़ है। सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल में चेंज सबसे पहले किस में हुआ, मेगास्पोर डायड में। एक सेल से कितनी बन गई, 2 सेल्स बन गई थी। यहाँ पर कितनी बन गई, 1 से 4 बन गई। अब 4 के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो 3 है वो डिजनरेट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, तीनों की तीनों क्या हो गए, डिजनरेट हो गई। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया भाई, ये डिजनरेट होकर नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे। इनके अंदर जो भी एसेंशियल मटेरियल था वो इन्होंने कहाँ यूज़ कर दिया, उस वाले सेल को दे दिया जो फंक्शनल है, जो फंक्शन करेगी। अब फंक्शन करने पर क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए। आपने देखा ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था, अब आपके पास क्या आ गया, फंक्शनल मेगास्पोर है जो आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, डिवीज़न होगा। इसमें न्यूक्लियस का जो एक न्यूक्लियस था ना, उस एक न्यूक्लियस में डिवीज़न हुआ और 1 से 2 बन गया, 1 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस। अब इसमें भी क्या हुआ, स्टेप सेकंड हुआ। स्टेप सेकंड में क्या हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए, 1 से 2 और दूसरे से 2, तो यानी 4 न्यूक्लियस बन गए। अब इन 4 न्यूक्लियस में क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवीज़न चल रहा है, न्यूक्लियस का डिवीज़न चल रहा है। यहाँ पर कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि 8 न्यूक्लियस एक साथ तो नहीं रह सकते, तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने डिफरेंट सेल्स बनाए। किस तरीके से कि भाई 3 न्यूक्लियस में आपस में मिलके क्या बना लिया, सिनर्जिड बना लिया। क्या बना लिया, सिनर्जिड। इस वाले स्ट्रक्चर को जो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसको सिनर्जिड कहते हैं। और सिनर्जिड कितने होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं। और बीच में जो होता है ना, ये होता है एग एपरेटस, एक एग एपरेटस होता है। एक ओव्यूल में 2 सिनर्जिड होते हैं, लिख लीजिए, ईच ovule having 2 synergids, having 2 synergid, 1 egg apparatus, right, central cell, 2 polar nuclei, 2 polar nuclei। get it my point, क्लियर हो रही है बातें, चीज़ें समझ आ रही है।
तो जब ये हमारे पास स्टेज आ गई, इसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल, जब हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिया में इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें ऐसी दिखाई देगी। चालाजल एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड होगा। माइक्रोपाइलर एंड पर दो सिनर्जिड होंगे, एक आपको ये दिखाई दे रहा है सिनर्जिड, एक आपको सिनर्जिड ये दिखाई दे रहा है, और दूसरा सिनर्जिड आपको ये दिखाई दे रहा है। ये जो आपका सेंटर में है ये आपका एग एपरेटस है। क्या है? एग एपरेटस। इसमें साथ साथ आपको बिल्कुल आपके पैरों के निशान की तरह फिलीफॉर्म एपरेटस दिखाई दे रहे हैं। दो क्या दिखाई दे रहे हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, जैसे ही पोलन ट्यूब आती है उसको एंट्री दिलाते हैं, अपने साइटोप्लाज्मिक प्रेशर से उसको एंट्री दिलाते हैं, एग एपरेटस तक ले जाने में हेल्प करते हैं। मेल जो न्यूक्लियाई आया है पोलन ट्यूब के थ्रू, उसको ले जाने में हेल्प करते हैं ताकि वो एग एपरेटस से मिल पाए और दूसरे मेन न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करा देते हैं पोलर न्यूक्लियाई से। तो पोलर न्यूक्लियाई से जैसे ही वन मेन न्यूक्लियाई फ्यूज़ होता है, यहाँ पर क्या बन जाता है? एंडोस्पर्म बन जाता है, जो कि ट्रिप्लोइड होता है। 3n क्या होता है? 3n होता है। यहाँ पर आपके 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। कितनी सेल्स हैं? 3 एंटीपोडल आपको सेल्स दिखाई दे रही है। तो आप इसको बोल सकते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज। अब मैं इसको 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्टेज क्यों बोल रही हूँ? देखिए 8 न्यूक्लियस इसके अंदर क्यों है? 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 3। और ये आपके पास कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 5। 5 के बाद आप 3 यहाँ देख रहे हैं, कितने हो गए? 8। न्यूक्लियस कितने हो गए? न्यूक्लियस इज इक्वल टू 8। अब आप क्या कीजिए? सेल को काउंट कीजिए। सेल कितनी है भाई? आपको 3 सेल्स दिखाई दे रही हैं, 1 2 3। 3 के बाद आप एक ये पूरी की पूरी काउंट कर लीजिए, 4। 4 के बाद 5 6 और एक आपको ये एग एपरेटस वाली, तो 7 ही तो हुई। इसलिए सेल कितनी होती है? 7। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो एक एम्ब्रियो सैक होती है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक होती है, उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियस और हाउ मेनी सेल? 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। क्लियर हुए पॉइंट्स? अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में, किसी भी टर्मिनोलॉजी में, किसी भी डायग्राम में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके लिए उस जो डाउट है जो आप मुझे शेयर करेंगे उस पर एक नई वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दी जाएगी। अदरवाइज अगर एक्सप्लेन करने के लायक वो कमेंट में ही हुआ तो हम उसका कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, लेकिन डाउट्स अपने बताने जरूर है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो आज आपने देखा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कैसे बनता है, और जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है वो कैसे बनती है। देखिए, तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाली, जो आपने न्यूक्लियस कितने थे उसके अंदर? 8। सेल कितनी थी? 7। जो आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ी है ना, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, उसकी पूरी डिटेल समरी यहाँ पर दे रखी है। लेट अस स्टडी फॉर्मेशंस ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल, यानी हम उसको छोटी सी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई बनाएगा? 2। विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, दोनों ही अपोजिट पोल्स पर चले गए थे। ऐसे ऐसे चले गए थे कि नहीं चले गए थे? यस मैम, चले गए थे, बिल्कुल वैसे ही चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ था? अपोजिट पोल पर चले गए। अब यही दोनों सिक्वेंशली फिर से माइटोटिक डिवीजन किया इन्होंने, अंडरलाइन कीजिएगा। अब इन्होंने कितने बना दिए? 4 न्यूक्लियाई। कैसे बना दिए थे 4 न्यूक्लियाई? 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर बना दिए थे। बना दिए थे कि नहीं बना दिए थे? अब इनमें क्या होगा? फर्दर डिवीजन होगा। फर्दर जैसे डिवीजन होगा तो 8 न्यूक्लिएट सेल आ जाएगी। 8 न्यूक्लिएट सेल में क्या हुआ था? 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई थी। जैसे इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी तो 8 न्यूक्लियस कभी एक साथ इस तरीके से रह नहीं सकते, तो वो अपने और क्या बनाएंगे? सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, यानी उनको डिफरेंट सेल चाहिए होंगी। तो उसमें कैसे हुआ? देखिए, इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर होता है, यानी न्यूक्लियस क्या होते हैं? फ्री होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते रहते हैं। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड इमीडिएटली, यानी ये जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है बहुत जल्दी से नहीं होता, बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा? अपने चारों ओर सेल वॉल बनाएगा। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द
ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। और फिर क्या होता है, जैसे ही आपके 8 न्यूक्लियस होते हैं तो आपने देखा ना, आपने क्या देखा, आपने बिल्कुल इस तरीके की स्ट्रक्चर देखी। कैसे स्ट्रक्चर देखी, बिल्कुल यहाँ पर आपकी क्या आ गई थी, एंटीपोडल सेल्स आ गई थी 3, यहाँ पर क्या आ गए थे, पोलर न्यूक्लियाई आ गए थे, यहाँ पर आपके ये क्या हो गए थे, 2 सिनर्जिड हो गए थे, ये क्या हो गया था आपका, एग एपरेटस हो गया था, यहाँ पर आपके क्या गए थे, फिलीफोम एपरेटस गए थे कि नहीं गए थे, फिलीफोम एपरेटस। तो इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। यही सेम स्ट्रक्चर जो आपको देखने को कहाँ मिल जाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट में। और इसमें क्या होती है, एक सेंट्रल सेल होती है। क्या होती है बेटा, सेंट्रल सेल होती है। तो पढ़िए, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल्स वॉल्स। यानी 8 न्यूक्लियाई सेल वॉल्स से सराउंडेड रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक फीमेल गैमेटोफाइट में 8 न्यूक्लियस होते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियस, 8, बट सेल सराउंडेड बाय और न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सेल ओनली 6। हाउ मेनी, 6, 2 आर विदाउट सेल। तो 2 जो न्यूक्लियाई होते हैं वो विदाउट सेल के होते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल सेल में पड़े रहते हैं। किस में पड़े रहते हैं, सेंट्रल सेल में पड़े रहते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together, the micropylar end, 3 cells micropylar end पर बन जाती है, consisting of egg apparatus. The egg apparatus in the turn consist of 2 synergids. egg apparatus के साथ क्या होते हैं, 2 synergids होते हैं, 1 egg cells होती है। synergids have special cellular thickening at the micropylar called filiform apparatus which play important role अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। यानी पोलन ट्यूब को सिनर्जिड से ले जाता है। कहाँ ले जाता है, एग एपरेटस के पास। कौन ले जाता है, फिलीफोम एपरेटस। 3 cells are at the chalazal end and are called the antipodal cells. चालाजल एंड पर क्या होती है, एंटीपोडल सेल्स होती है। द लार्ज सेंट्रल सेल्स एज मेंशन्ड अर्लियर हैज टू पोलर न्यूक्लियाई इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक। सो मैच्योरिटी दो 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल। तो यानी जो एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 8 न्यूक्लियाई होते हैं और उसके अंदर 7 सेल होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन हम नॉर्मली यहाँ नहीं पढ़ा सकते, वो आपको पढ़ाना होगा पॉलिनेशन के थ्रू। तो उससे पहले हमें आपको पॉलिनेशन पढ़ाना पड़ेगा, और पॉलिनेशन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी IMP टॉपिक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में हम पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ना है। फिर से मैं एक बार अपनी बात को दोहराना चाहूँगी, अगर आपको 360 में से 360 मार्क्स लाने हैं नीट के एग्ज़ाम में, और आपको बायोलॉजी के CBSE बोर्ड में 70 में से 70 मार्क्स लाने हैं, तो NCERT को ऐसे पढ़िए जैसे हम पढ़ा रहे हैं। बहुत NCERT को बड़े मज़े के साथ पढ़नी है। ये बोरिंग किताब बिल्कुल नहीं है कि आप इसको बोर होके पढ़ेंगे, सोते हुए पढ़ेंगे, नेवर। आपको इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़नी है, लाइनों को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। हर एक टर्मिनोलॉजी का आपके पास मीनिंग होना चाहिए, हर एक लाइन का आपके पास मतलब होना चाहिए, हर एक डायग्राम का आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो आपके पास वो सभी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट कर पाए। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डालिए, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। जितने भी आपके डाउट है, आपके डाउट के आपको आंसर मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है।